आइए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को रिवाइज करा रहा हूँ। छोटा ही चैप्टर है, छोटा ही हेड है। तो सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन 56 है। दो पार्ट है 56 के, 56(1), 56(2). 56(1) में लिखा हुआ है कि कोई भी इनकम जो ये तीन बातें पूरी करेगी उसका हेड आईओएस है। सबसे पहले इनकम होनी चाहिए, किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए और एग्जाम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा दिखेगा मेरे को तो फिर उस इनकम का हेड आईओएस। और 56(2) के अंदर क्या करा है इन्होंने, कुछ स्पेसिफिक इनकम के नाम दिए हुए हैं और उसके ट्रीटमेंट को आईओएस में डाल रखा है। उसमें सबसे पहली इनकम 56(2)(1) डिविडेंड की इनकम आईओएस में आएगी। डिविडेंड के बारे में हाथों हाथी बात कर लेता हूं मैं अभी। डिविडेंड का पूरा ट्रीटमेंट ऐसा था कुछ कि डिविडेंड में इंक्लूड होता है डीम डिविडेंड। तो डीम डिविडेंड जो है वो दिया गया है सेक्शन 222A से लेकर 222E के बीच। अगर ये कोई भी घटना मेरे साथ घटित होती है और कोई पैसे मुझे कंपनी से मिलते हैं तो इस पैसे को डिविडेंड बोलकर टैक्सेबिलिटी जज करनी है और ये इनकम कौन से हेड में डालनी है, आईओएस। सबसे पहले 222A आता था। सिंपल है, अगर कंपनी के द्वारा कोई एसेट रिलीज की जाती है मेरे को तो माना जाएगा कंपनी ने रिलीज ऑफ एसेट नहीं किया बल्कि क्या दिया है मुझे, डिविडेंड। पर ये सब चीजें लिमिट ऑफ प्रॉफिट तक होनी चाहिए, ये बेसिक रूल है, हर जगह काम है। अगली चीज, अगर कंपनी ने मुझे डिबेंचर इशू की है या डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू की है तो माना जाएगा ये डिविडेंड है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू किया गया है तो भी माना जाएगा ये डिविडेंड है। यहाँ पे नोट करना, अगर कंपनी ने बोनस शेयर अपने इक्विटी शेयर होल्डर को इशू किया है तो इसे डीम डिविडेंड नहीं मानना है, ठीक है। तो बोनस शेयर का कोई ट्रीटमेंट नहीं, समझ लेना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और उन्हें 1 लाख के बोनस शेयर इशू है तो वो 1 लाख डीम डिविडेंड। पर अगर वही इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर 1 लाख के इशू है तो नो ट्रीटमेंट, कुछ मत करना, उसका ध्यान रखना। 222C कैपिटल गेन से रिलेटेड है। अगर कंपनी लिक्विडेट होती है और कोई एसेट अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो माना जाएगा कि वो डिविडेंड है। पर हमेशा ध्यान रखना अप टू द लिमिट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, भूलना मत। इसी तरह से रिडक्शन ऑफ कैपिटल में जो कंपनी पेमेंट करती है शेयर होल्डर को वो भी माना जाएगा डीम डिविडेंड। सबका इंपॉर्टेंट आता था 222E। क्या था ये प्रोविजन भाई, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने सब्सटेंशियल शेयर होल्डर को लोन देती है, कौन होता है सब्सटेंशियल शेयर होल्डर, जिसके पास उस कंपनी के 10% या ज्यादा इक्विटी शेयर है वोटिंग पावर वाले, तो डीम टू बी डिविडेंड मानेंगे। लोन नहीं दिया बल्कि डिविडेंड। अगर लोन शेयर होल्डर को ना दिया जाए बल्कि किसी कंसर्न को दिया जाए जिसमें कि उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो भी मानेंगे ये डीम डिविडेंड है। कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है 20% या उससे ज्यादा हिस्सा होने। और तीसरा चीज, ना कंसर्न को लोन दिया ना शेयर होल्डर को लोन दिया, शेयर होल्डर के बिहाफ में किसी को दिया तो भी मानेंगे कि ये क्या है, डीम्ड डिविडेंड, ठीक है। अगर कोई कंपनी का काम ही लोन बांटना है तो उसे डीम्ड डिविडेंड नहीं बोला जाएगा। अगली चीज, जब भी डिविडेंड की इनकम आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें से किसी भी खर्चे का आप कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करें। बस एक खर्चे का डिडक्शन ले सकते हो, उसका नाम है, बता दीजिए अब, इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा इंटरेस्ट है ये, कौन से लोन का इंटरेस्ट है, जो शेयर को खरीदने के लिए लोन लिया था ताकि डिविडेंड आ सके, तो वो लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन आप ले सकते हो, वो भी मैक्सिमम 20% ऑफ योर इनकम, ठीक है। इसके बाद अगली इनकम डिविडेंड के बाद जो आती थी वो थी 56(2)(1)B, जिसका नाम था शायद कैजुअल इनकम। बोलिए, कैजुअल इनकम से याद आया, मैं इसकी बात आगे कर लेता हूं। लिखा हुआ है आगे कि इसमें दो टाइप की टैक्स रेट्स है। अगर 115 डबल भी लगे तो टैक्स रेट 30% है जितना आप विनिंग्स करोगे। और अगर 115 बीबीजे है, क्या है सेक्शन, बीबीजे जो नया वाला आया, जो कहता है कि अगर आप ऑनलाइन गेम से विनिंग कर रहे हो, किससे गेम से विनिंग कर रहे हो, तो उसकी कमाई पे भी आपको 30% टैक्स देना है नेट विनिंग का। बोलिए किसका। और बातें भी इसकी थी, मैं अभी कर देता हूं। कैजुअल इनकम में से भी आप किसी खर्चे का कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे, ध्यान रख लेना, कोई भी खर्चे का कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे। और एक और लॉ हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी इनकम से टीडीएस कट के आ रहा है, अगर उसका नेट अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है
तो आप उस नेट को ग्रॉस में जरूर कन्वर्ट करेंगे। और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बोल ही दिया था। पहले देख लीजिए नेट अमाउंट कितना है, डिवाइड बाय 100 माइनस टीडीएस की रेट और इनटू 100 करके ऐसा कर ले। अगली इनकम जो आईयूएस की है, सबसे इंपॉर्टेंट मेन यही इनकम है, 5610। क्या नाम है इनकम का? गिफ्ट। बोलो क्या नाम है? गिफ्ट की इनकम का ट्रीटमेंट सुन लीजिए भैया। 3 टाइप के गिफ्ट है, कैश गिफ्ट, मूवेबल गिफ्ट, इमूवेबल गिफ्ट। सबको वैसे याद होगा, रिसेंटली बढ़ा हुआ है सबने इसलिए। कैश गिफ्ट का ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। अगर एग्रीगेट अमाउंट कैश गिफ्ट का मेरा साल का 50 से ऊपर है तो पूरा टैक्स। मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाइए। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी जो गिफ्ट में मिली उसके 2 केस बनाने हैं, डब्ल्यूसी आईसी। डब्ल्यूसी मतलब और आईसी मतलब। अगर डब्ल्यूसी वाली मूवेबल प्रॉपर्टी है तो टैक्सेबिलिटी आएगी अगर एग्रीगेट मार्केट वैल्यू 50 से ऊपर, और आईसी वाले केस में एग्रीगेट आईसी 50 से ऊपर। एग्रीगेट वर्ड यहाँ पे कॉमन है दोनों जगह में, कैश और मूवेबल में। अगली चीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए टैक्सेबिलिटी का ट्रीटमेंट भैया, डब्ल्यूसी आईसी। डब्ल्यूसी में टैक्सेबिलिटी आएगी अगर स्टैंप वैल्यू 50 से ऊपर है, यहाँ पे एग्रीगेट नहीं करना है, पर प्रॉपर्टी देखना है। और आईसी वाले केस में अगर आईसी का अमाउंट दोनों से ज्यादा है, बोलिए दोनों, नंबर 1 50,000 रुपए और दूसरा 10% ऑफ कंसिडरेशन, विच एवर, दोनों से ज्यादा होना चाहिए, दोनों से ज्यादा चाहिए आईसी, तब जाके टैक्सेबिलिटी आएगी। आगे कुछ केसेस में मुझे गिफ्ट पे टैक्स नहीं देना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई गिफ्ट मुझे किससे मिलता है, रिलेटिव से, तो कभी टैक्स नहीं देना। इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव कौन है और एचयूएफ के लिए रिलेटिव कौन है, बस 2 ही कैटेगरी है। एचयूएफ के लिए रिलेटिव केवल कौन है, मेंबर। और इंडिविजुअल के लिए आपको बताइए, एक तो मेरी जीवन साथी, मेरे भाई बहन, मेरी बीवी के भाई बहन, बोलो, मेरे मम्मी पापा के भाई बहन, मेरे लीनियर डिसेंडेंट डिसेंडेंट, मेरी बीवी के लीनियर डिसेंडेंट डिसेंडेंट, और ये जितने भी लोग आए हैं इसमें, इन सबके जीवन साथी, ये सब मेरे रिलेटिव हैं, तो ये ध्यान रखना। दूसरा केस, शादी में जो भी गिफ्ट मिलेंगे उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, चाहे किसी से भी मिले। विल और इनहेरिटेंस के रूप में अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो भी कोई टैक्स नहीं देना मुझे। कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर के रूप में कोई गिफ्ट मिले, मतलब अंतिम इच्छा वाला गिफ्ट, तो भी कोई टैक्स नहीं देना। और लास्ट और फाइनल इंपॉर्टेंट था, लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट वगैरह से गिफ्ट मिले तो टैक्स नहीं देना। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ध्यान रखना, इमूवेबल में तो मतलब हो गया लैंड और बिल्डिंग, और मूवेबल में क्या क्या आता है याद कर लो अच्छी तरह से वापस, शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन और वर्चुअल डिजिटल असेट, यही मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो कार मिलना, घड़ी मिलना, कपड़े मिलना गिफ्ट में, इस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आइए, ये सारे केस मैंने समझाए थे आपको, वो 50C50 के हिसाब से जो भी लॉजिक था। अगली इनकम आई उसकी थी 5629। अगर कोई एडवांस मुझे मिला है और मैंने फोरफीट करा है, कब? तो मेरी आईओएस की इनकम है। इससे पहले वाले का आपको पता होगा, कैपिटल गेन में 51 लगता है, कॉस्ट से कम हो जाता है, बोलिए ना। 5628 बहुत काम की इनकम आएगी एग्जाम में। अगर मुझे कंपनसेशन और इनहेंस कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, क्या मिला है बताइए, तो वो इंटरेस्ट जिस साल मुझे मिलेगा उस साल आईओएस में टैक्सेबल होगा, और उसमें से कोई डिडक्शन मैं नहीं लूंगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन लूंगा, कितने रुपए का, 50%, बाकी 50% टैक्सेबल। ये भी बहुत काम की इनकम है। 5627 भी याद है सबको। अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी ने कोई शेयर इशू करे हैं प्रीमियम पर और कंसिडरेशन एफएमवी से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा एफएमवी से ज्यादा कंसिडरेशन आ रहा है, वो कंपनी की आईओएस की क्या बनाना है आपको, इनकम। शेयर होल्डर की नहीं, इनकम किसकी है, कंपनी की, जिसने इशू करे शेयर। चलिए आगे क्या था भाई, 5611, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन के कारण अगर कोई कंपनसेशन मुझे मिलता है तो ये मेरी आईओएस की इनकम है। और फाइनली 5612 था, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी पे पैसा मेरे को मिले और वो 1010D में एग्जेम्प्ट ना हो, तो फिर वो पैसा आईओएस में जाकर टैक्सेबल होगा। 5612। इसके बाद कुछ इनकम ऐसी थी जो केवल आईओएस में नहीं आएगी, दूसरे हेड में भी आ सकती है और आईओएस में भी आ सकती है। तो फर्स्ट इनकम, प्लांट मशीनरी का किराया, अगर आईओएस बीएनपी में नहीं आएगा तो कहां पे टैक्सेबल होगा, आईओएस।
बिल्डिंग का किराया मशीनरी के साथ, यानी वो कंपोजिट रेंट, अगर बीएनपी में नहीं गया तो कहां पे टैक्सेबल होगा? आईओएस में। सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट अगर बीएनपी में टैक्सेबल नहीं हुआ तो आईओएस में होगा। कुछ इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होते थे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये एग्जेम्पशन। अगर पोस्ट ऑफिस में मेरा सेविंग खाता है और वहां से इंटरेस्ट आता है तो वो एग्जेम्प्ट है, साल का 3,500 रुपए। और अगर जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपए। गड़बड़ मत करना, केवल पोस्ट ऑफिस के सेविंग खाते की एग्जामिशन है। अगर सेविंग खाता बैंक में है कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी। पोस्ट ऑफिस में और कोई दूसरे टाइप का खाता है जैसे आरडी वगैरह है तो कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी, गड़बड़ मत करना। इसी तरह से अगर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड ये 1999 वाले वगैरह से कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी मेरे लिए एग्जेम्प्ट है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर पैसा मिले तो आपको याद ही है, अगर ये पैसा बीएनपी और सैलरी में टैक्सेबल नहीं हो रहा तो फिर ये आईओएस में टैक्सेबल होगा। कहां पे टैक्सेबल होगा? इसी तरह से अब एग्जाम्पशन सुन लीजिए। अगर मैं एमपी एमएलए हूं और मुझे सैलरी मिलता है तो आईओएस की इनकम है, सबको पता होगा, बोलो। पर अगर मेरे को कोई डेली अलाउंस मिलता है या फिर मेरे को कोई कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है तो ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। इसी तरह से अगर मैं नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं, फेमा वाला नॉन रेसिडेंट, यहां पर इनकम टैक्स वाला, अगर मैं फेमा वाला नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं और मैंने कोई एनआरई अकाउंट ओपन करा रखा है इंडिया के किसी बैंक में, तो उस एनआरई अकाउंट से जो पैसा ब्याज का मिलेगा वो पूरी तरह से क्या है? एग्जेम्प्ट है। डिजास्टर के कारण कोई कंपनसेशन अगर मुझे मिलता है तो वो भी एग्जेम्प्ट है 1010B में, बशर्ते ये पैसा मेरे को कौन दे? सीजी, एसजी या एलए दे, और कोई देगा तो नहीं। ये आपको मिलेगी नहीं कभी, पर मिले तो ये एग्जेम्प्ट है। क्या है इसका नाम? एजुकेशन स्कॉलरशिप। किसी को मिली जीवन में स्कॉलरशिप? एजुकेशन स्कॉलरशिप मिली किसी को तुम्हारे पास? है क्या कर रहे हो? क्या फोटो खींचने के लिए बोला? क्या हंस रहे हो यहाँ पर? किसी को मिली क्या एजुकेशन स्कॉलरशिप? ऐसे हाथ खड़े करने का। मेरे को नहीं मिली मतलब तुमको मिली क्या? मिली जिसको, तो वो पैसा एग्जेम्प्ट है उनके। आइए लास्ट और फाइनल चीज, बहुत इजी थी। जब भी मैं आईओएस की इनकम निकालूंगा तो देखो, डिविडेंड का ट्रीटमेंट फिक्स है, क्या करना है डिडक्शन लेते वक्त। इसी तरह से वो इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन का फिक्स है, क्या करना है। इसी तरह से कैजुअल इनकम का फिक्स है, कोई डिडक्शन नहीं लेना है। इसके अलावा फैमिली पेंशन का भी रट लो। फैमिली पेंशन अगर मिलती है तो डिडक्शन इज इक्वल टू, बोल दो कितना है? 1/3 ऑफ अमाउंट रिसीव और 15,000 विच एवर इज लेस। और बाकी जो भी इनकम मैंने आईओएस की कमाई है इनके अलावा की, उसमें मैं वो सारे डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं जो मुझे कहां पे मिल जाता है? बीएनपी। बोलो यार, जो कहां पे मिल जाते हैं बताइए? बीएनपी। बस खत्म हो गया। धन्यवाद।